गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th में भारतीय विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है, उस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट सब, और प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ हर एक ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो कैसे होता है। तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेकर के 15 तक हम ऑब्जेक्टिव लिख करके रखे हैं और बहुत ही इजी हैं, समझते जाइएगा और हम आपको समझाते जाएंगे। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं हम वन लाइनर में करके लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव के जैसा नहीं बना पाए हैं, उतना जगह नहीं है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है तो वक्रता त्रिज्या की कितनी दूरी होती है? आधी होती है। फोकस दूरी यहाँ पे दिखेगा आप सब, फोकस दूरी F बराबर r/2 होता है। ये सूत्र होगा F बराबर r/2 अर्थात r बराबर कितना हो जाता है? 2F हो जाता है। यह गोलीय दर्पण में होता है। अब यदि कहेंगे कोई आप सब में से कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण हम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या में संबंध होता है वो F बराबर r/2 या r बराबर 2F। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछे तो F बराबर r/2 और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध पूछे तो r बराबर 2F। ये बता देना है आपको। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर का नाम सुने होंगे, उस कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? आपको बताना है अवतल। अब क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग? हम उत्तल दर्पण का क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो हो सकता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो करता है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को एक बिंदु से फैलाने का काम करता है। इसलिए हम सोलर कुकर में उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाना पकाने के लिए प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा तो ही भोजन हीट होंगे और वो पक जाएंगे। इसलिए याद रखना है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएंगे अवतल। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करते हैं और इसी के कारण से प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अवतल दर्पण केंद्रित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मिलाती है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को एक बिंदु से फैलाती है। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बार बार पूछ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि हो सकता है पूछ दे आपको उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको हम कह देंगे अवतल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसको कहेंगे हम उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का नाम क्या बताएं हम? अवतल दर्पण का नाम बताएं हम आपको दूसरा अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का नाम क्या बताएं हम आपको? अपसारी दर्पण। ठीक, याद रखना है। यह गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसका भाग है? गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर फोकसित करता है, एक बिंदु पर मिलाने का काम करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण हम इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु से फैलाने का काम करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम सब, ये तो आ गया। यदि हम अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो अन्य सभी चीज भी पढ़ लेते हैं। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको हजामती दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। अब दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो होता क्या है कि हम सबका जो दाढ़ी होता है वो छोटा छोटा देख रहे हैं, हमारे भी गाल में है। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब एक कंडीशन में वस्तु से बड़ा बनाते हैं। तो जब हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण के सामने लाते हैं तो चेहरे में उपस्थित छोटे छोटे जो दाढ़ी होते हैं उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, और हम उस दाढ़ी को आसानी तरीके से ब्लेड से, रेजर से बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, गाल से हटा लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, एक कंडीशन में जब हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो चेहरे में जो उपस्थित दाढ़ी होती हैं वो काफी बड़े बड़े दिखते हैं और उसको हम आसानी से साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर चालक जैसे हो गया बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ठीक, तो इन सभी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, दूर से भी आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, बड़े बड़े वाहन का प्रतिबिंब बहुत छोटा छोटा बना देते हैं, ताकि चालक को आसानी से पीछे से आने वाली गाड़ी दिख सके और वो उसको साइड दे सके या उसके अनुसार अपने बाइक को चला सके। तो क्या होता है, यहाँ पे मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये तो हम आपको बता दिए। और ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। साइड मिरर बोले, पश्च दृश्य बोले, पश्च दृश्यक दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हो जाएंगे उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें किस प्रकार गमन करती हैं, सीधी रेखा में, इस बात को याद रखना। अब इसमें क्या आया है कि प्रकाश, नई बात क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है, ठीक, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश एक ऐसी कारक है, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने का काम करते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेंगे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हम सब क्या करेंगे, यदि अपने घर को पूरी तरीके से पैक कर दे और बल्ब को भी बंद कर दे तो पूरा कमरा अंधार हो जाते हैं, कहाँ पे कौन सा वस्तु रखा हुआ है उसका पता हमें नहीं चल पाता है। इसलिए हम प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकेंगे, चाहे हमारा आंख कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब देखना है हमें, समतल दर्पण का बात आ गया, अभी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर है, गोलीय दर्पण पर है, ठीक। तो अब किसका आया बात, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के आभासी कटन से बनता है। काल्पनिक कटन से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा हम बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आया बात क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का तो परिभाषा बता दिए, गोलीय दर्पण का भी परिभाषा बता दिए। अब समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, पूरी तरीके से समतल हो, ठीक। जैसे देख लीजिए ये दर्पण है और इसका परावर्तक सतह क्या है, पूरी तरीके से चिकना है, समतल है, उबरा खबरा नहीं है। तो इस दर्पण को हम क्या कह देंगे, समतल दर्पण कह देते हैं। और यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में हम आपको बता चुके थे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या बताए थे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को विषाली दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपको
बताते हैं। हाँ, समतल दर्पण की यदि बात आ गया हो तो समतल दर्पण के बारे में हम आपको और से बता देते हैं। समतल दर्पण का जो फोकल दूरी होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकल दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे कितना होता है तो समतल दर्पण का फोकल दूरी अनंत होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। चलते हैं हम अभी जो आपको बताए दर्पण, गोले दर्पण का नाम सुने। गोले दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और नेक्स्ट पर हम कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो हम क्या होता है, अवतल ले ले, देखिएगा यहाँ पे अवतल ले, उत्तल ले और कौन सा ले? समतल। तो आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब हुआ बड़ा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हो गया? बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम आपको बता देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है। याद रखना है, यदि पूछ दे किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है और ऑप्शन में रहे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें सभी, तो आपको याद रखना है इनमें सभी। अवतल में भी बन सकता है, उत्तल में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और लेकिन याद रखना है कि अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। और समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, इसका सॉल्यूशन करने में गलत ऑप्शन मार के आ जाते हैं। फिर से बताते हैं, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में तीनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बट कारण क्या है? तीनों में अंतर क्या किया है? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब में तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है? बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण में जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, जबकि समतल दर्पण में जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा। बस यही फर्क है। अब चलते हैं, क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपको याद रखना होगा कौन सा दर्पण हो जाएगा इसमें? अवतल दर्पण। लेकिन यदि आपको पूछिए किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हो जाएगा आंसर कौन सा? उत्तल और समतल। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आपको इससे पूछे कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है उत्तल दर्पण होगा। और यदि इसी में पूछ दे किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है हो जाएगा समतल और अवतल। ध्यान से सुनना, किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वो हो जाएगा समतल और अवतल। अवतल में भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और समतल में भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखना, चेंज कैसे करते हैं? आपको पूछ दे, ये पूछिए किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तब होगा समतल। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तब होगा उत्तल। याद रखना है। और यदि आपको पूछ दे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा नहीं बताएगा, आपको पूछेगा सिर्फ किस दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तब हो जाएगा अवतल। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नंबर हो जाएगा, आपको यहाँ तक बता दिया 7 नंबर। 8 नंबर पढ़ते हैं हम। ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश
आसानी पूर्वक पार कर जाते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे में क्या क्या हो जाएंगे, कांच, हवा, पानी। आप एक काम कीजिए, कांच लीजिए जिसमें तनिक भी पेंट किया हुआ नहीं हो, दोनों तरफ सादा हो कांच। तो क्या करते हैं आप, यदि इधर से टॉर्च मारते हैं तो उस टॉर्च का जो किरण जाती है कांच की उस तरफ भी जाती है। ठीक उसी प्रकार से पानी में भी यदि आप टॉर्च मारेंगे तो पानी में भी प्रकाश की चाल होती है, पानी में भी प्रकाश चलती है, वायु में भी चलता है, आर पार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पारदर्शी का तो हो गया बात, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। क्या होता है, प्रकाश से संबंधित जो पदार्थ हैं वो पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो पारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा। अपारदर्शी क्या होगा, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं उसको कहते हैं अपारदर्शी, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, ये सब हो गया अपारदर्शी। अब होता है एक पारभासी। पारभासी क्या होता है आपको बता दे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, एकदम न्यूनतम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में यदि पार करता है तो वो हो जाएंगे आपका अपारदर्शी। ठीक, या सॉरी मिस्टेक हो गया आपसे बोलने में, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है तो उसको कहते हैं पारभासी। आंशिक रूप से यदि पार करता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच का टुकड़ा, और यदि आर पार हो जाते हैं तो उसका पारदर्शी, आर पार नहीं हो पाते हैं तो उसका अपारदर्शी, और आंशिक रूप से पार होते हैं पारभासी। ठीक, अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। फिर आगे उत्तल दर्पण का बात, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और क्या बनता है, सीधा बनता है। अब चलते हैं फिर से हम आपको बताते हैं इससे संबंधित, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बहुत सारे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं कि आखिर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा। देखना फिर से हम बता रहे हैं अब क्या क्या हो जाएंगे। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा। देखना अवतल, उत्तल, समतल। उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और आपको याद रखने के लिए बता दे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ध्यान से सुनिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हम आपको बताए थे किसमें बन सकता है, तल में भी बन सकता है, उत्तल में भी बन सकता है और समतल में भी बन सकता है। लेकिन हमेशा पूछिए किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तब उत्तल और समतल। लेकिन यदि आपको पूछिए किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो हो जाएगा उत्तल, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो हो जाएगा अवतल, और किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो हो जाएगा समतल और अवतल दोनों। लेकिन हमेशा वस्तु के बराबर पूछेगा तो हो जाएगा क्या, समतल दर्पण। अब यदि आपको यही पूछ दे कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वो हो जाएंगे, क्या होंगे, अवतल दर्पण। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या होता है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है क्वेश्चन, कई नंबर तक, 9 नंबर तक हम आपको बता दिए थे। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान 1 होता है। समतल दर्पण में जो आवर्धन बनता है उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इस बात को रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें क्या आया, एक नई बात, समतल दर्पण का तो परिभाषा बता दिए हैं, आया बात आवर्धन का। अब आवर्धन किसको कहते हैं, आप सबको यदि पता है तो वीडियो को रोक करके आप सब अपने मन में बोल के देखिए, याद है या नहीं है। हम आपको बताते हैं आवर्धन का परिभाषा।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम सब? आवर्धन कहते हैं। इस बात को याद रखना। और समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब कैसे होता है ये भी बोल सकते हैं, तो हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। यदि समतल दर्पण के सामने में आप अपना चेहरा ले जाते हैं तो प्रतिबिंब जो देखते हैं आप सब अपने चेहरे का, तो जितना बड़ा आपका चेहरा हमारा चेहरा रहता है उतना ही बड़ा दिखता है। अर्थात यदि कोई वस्तु 5 मीटर का है और समतल दर्पण के सामने में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना मीटर का बनेगा? 5 मीटर का बनेगा। तो प्रतिबिंब भी बन गया कितना मीटर का? 5 मीटर का। प्रतिबिंब भी बन गया 5 मीटर का और वस्तु भी कितना का है? 5 मीटर का है। तो हम आपको आवर्धन का परिभाषा क्या बताए हैं? आवर्धन का जो परिभाषा बताए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना मीटर? 5 मीटर। वस्तु की ऊंचाई कितना मीटर? 5 मीटर। इसको घटाएंगे कितना होगा? 1। इसलिए याद रखना है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है? तो 1 होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और समतल दर्पण से संबंधित और एक ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण की फोकस विधि कितना होती है? अनंत। वक्रता त्रिज्या भी पूछे कितना होता है? अनंत। और आपको यहाँ पे बहुत सारे अभी बता दिए हैं प्रतिबिंब से संबंधित समतल दर्पण में भी। अब क्या होता है नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या है यहाँ पे? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा समतल और उत्तल। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आपको बता चुके हैं पहले। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? देख लीजिए आप सब। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम आपको बता देते हैं प्रकाश से संबंधित चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल यदि पूछे तो ये निर्वात में ही होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? निर्वात में। अब हम चलते हैं निर्वात में। हम आपको बताए कितना? निर्वात में बता चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पूछे यदि पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यदि आपको पूछे कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो बताइएगा आप सब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ठीक है। अब ये प्रकाश की चाल से संबंधित हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या है यहाँ पे? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? अभी आपको बताए हैं समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है? 1 होता है। अब पूछ रहा है आवर्धन का मात्रक क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम? आवर्धन। यदि 5 मीटर का प्रतिबिंब है और 5 मीटर का वस्तु है, मान लीजिए, या 2 मीटर का ही वस्तु है, क्या दिक्कत है? 2 मीटर का ही वस्तु है तो मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 5 में 2 से भाग देंगे कितना आएंगे? 2.5। अब बताइए यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं तो हम इसका मात्रक लगाएंगे क्या? मीटर मीटर तो कैंसिल हो चुका है। इसलिए याद रखना है आपको, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। आवर्धन मात्रक विहीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक होता ही नहीं है। मात्रक विहीन है, मात्रकहीन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता होगा किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कहिए या प्रकाशपुंज कहिए तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। अब क्या होता है किरणपुंज का यदि बात आया तो हम आपको बता दें किरणपुंज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आप सभी यदि जानते हैं तो बोलिए, हम बता रहे हैं आपको। किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या बता रहे हैं? तो याद रखना है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहते हैं। चलिए अब
किरणपुंज 3 प्रकार के जो होते हैं वो किस कौन कौन सा होता है हम आपको बताते हैं। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और क्या हो जाएंगे समांतर किरणपुंज। याद रखना है तीनों किरणपुंज का नाम क्या क्या है, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। ये तीनों किरणपुंज है आपके सामने में। अभिसारी किरणपुंज किसको कहते हैं, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस किरणपुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। याद रखना है, देख लीजिए आप सब। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस किरणपुंज को क्या कहेंगे हम, अभिसारी। ये हो गया क्या आपका अभिसारी किरणपुंज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते चली जाती हैं। देख लीजिए तो एक बिंदु से निकलकर ये सब क्या हो जाएंगे, फैलते चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या अपसारी किरणपुंज। और क्या होता है एक समांतर किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। ठीक है। और हम आपको अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर मिलाती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें को एक बिंदु से फैलाने का काम करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इससे संबंधित फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या से संबंधित 1 2 2 रहता ही है, और इसलिए हम इसको देखते हैं। ठीक, क्या होता है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया गया है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं हम, आर से। याद रखना है आर बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए हाँ यहाँ पे एक बात याद आया, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती हैं। उत्तल दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। याद रखना है किस दर्पण का फोकल दूरी धनात्मक होता है, अवतल, और किस दर्पण का फोकल दूरी ऋणात्मक होता है, हो जाएंगे आंसर उत्तल। मिस्टेक बोल दिए, सॉरी, एक मिनट। किस दर्पण की फोकल दूरी धनात्मक होती है, उत्तल, और किस दर्पण की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है, तो हो जाएगा अवतल। और किस दर्पण का फोकल दूरी अनंत होता है, तो उसका आंसर हो जाएंगे समतल। चलते हैं, तो आर बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछ रहे हैं, फोकल दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकल दूरी कितनी होगी, 1 बराबर 8। और आपको हम सूत्र बताएं, फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, 1 बराबर r/2। और हमें f का वैल्यू निकालना है, r दिया गया है, कितना दिया है, 20 दिया है, बाय क्या करेंगे 2। बताइए f का वैल्यू कितना सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, और यदि इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे। शायद हम एक क्वेश्चन भूल रहे हैं यहाँ पे, 5 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इस बात को याद रखना है, क्या क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से सुनिए, पहला नियम जो है, आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, और इससे संबंधित हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। ये आपतित किरण हुआ, ये अविलंब हुआ। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या करते हैं, आपतन कोण को आइसोसित करते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या करते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से। तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नंबर क्या होता है, आपतन कोण,
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा, याद रखना है। अब क्या करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमको बताते हैं प्रकाश से संबंधित। जैसे आप सब नाम सुने होंगे, ये भी जानते होंगे कि प्रकाश की किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, याद रखना। प्रकाश की किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और यदि सॉरी मिनट सेकंड दोनों में बोल रहे हैं, हम पूरा सेकंड में बदल देते हैं। इसको यदि आप कन्वर्ट करेंगे पूरी सेकंड में तो क्या करेंगे, 8 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए, 60 से गुणा करके प्लस क्या करेंगे 20। यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 6 करेंगे 48 हो जाएंगे, और 8 गुना 60 करेंगे तो 480 प्लस क्या हो जाएंगे 20। यहाँ पे हो गया कितना सेकंड, 500 सेकंड। प्रकाश की किरण को सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड बोल सकते हैं, या 8 मिनट 20 सेकंड बोल सकते हैं। कहीं कहीं 19 सेकंड लिखा रहता है, 16 सेकंड भी लिखा रहता है। अब क्या करते हैं, प्रकाश यदि आया है तो याद रखना है, आपको बता देते हैं प्रकाश की किरण जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको बता देते हैं कि प्रकाश की किरण जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गए होंगे।